इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन में नेक्स्ट बिंदु आता है बुलियन इन्फ्लेशन, वित्त कोष स्फीति। पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में पूंजीपतियों के मुनाफे को ध्यान में रखकर ही उत्पादन होता है तथा व्यक्ति, समूह या राष्ट्र के खजाने में मुनाफा जमा होता है। समाजवादी या साम्यवादी या कम्युनिस्ट आर्थिक व्यवस्था में मुनाफा के नाम मात्र हिस्सा के अतिरिक्त पूरा का पूरा हिस्सा राज्य के खजाने में जमा होता है। वास्तविक उत्पादकों को मुनाफे का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त होता है। दोनों ही व्यवस्था में पूंजीवाद का ही अस्तित्व उपस्थित है। फलतः किसी भी नई पूंजी निवेश पर मुद्रास्फीति होती है। प्रौत की आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन पूर्णतया उपयोग के लिए होता है, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन। जहां मुनाफा का कोई उद्देश्य नहीं रहता, वहां नई मुद्रास्फीति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रौत की उपभोग या उत्पादन व्यवस्था में अर्थ का मूल्य प्रथम स्तर में अपरिवर्तित रहने से जनता की क्रय क्षमता पूर्णतः सुनिश्चित रहती है। दूसरे स्तर में संशोधित अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन वृद्धि होगी, तब अर्थ अपने वास्तविक बाजार मूल्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। अंततः उपभोग के बाद अर्थ अपने वास्तविक मूल्य को फिर से प्राप्त कर लेगा। परिणामतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके जनता के जीवन रक्षा हेतु दैनिक आवश्यक वस्तुओं आदि के साथ पूर्ण क्रय क्षमता की भी सुनिश्चितता प्रदान करना संभव होगा। दूसरा स्तर मूलतः 10 से 15 वर्ष तक चलेगा। यह अवधि के गुजर जाने के बाद तीसरा स्तर आएगा, जहां लोगों के दैनिक प्रयोजनीय वस्तुओं आदि में वृद्धि होगी एवं लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। राष्ट्र की यह क्रय क्षमता क्रमशः तेजी से बढ़ जाएगी। कागजी मुद्रा को लगातार छाप करके उसका बाजारी चलन करते रहने से वित्त कोष बुलियन की मूल्य वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ऐसी मुद्रा का वित्त कोषीय मूल्य कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सब कागजी मुद्राओं का चलन बंद कर देना उचित है तथा नई मुद्रा को नए रंग और आकार में छाप कर एवं उसका नया वित्त कोषीय मूल्य निर्धारित करके ही बाजार में चलाना उचित है। राष्ट्रीय खजाने में उल्लेखित अनुपात में स्वर्ण मुद्रा न रखकर किसी भी सरकार को कागज की मुद्रा छापकर बाजार में चलाना उचित नहीं है। उसे केवल प्रस्तावित सरकार द्वारा ही लागू किया जा सकता है। इसको अंग्रेजी में समझते हैं। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इज फॉर द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड द प्रॉफिट गोज टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स and the state exchequer. In socialist economies or so-called communism, the profit goes to the state exchequer and microscopic fraction of the profit goes to the actual producers. In both cases, capitalism exists, and whenever fresh financial investment is required, inflation takes place. In a Proutistic economy, production will be solely for consumption. As there will not be any profit motive, there cannot be any fresh inflation, and the existing inflation will gradually die out. In Proutist production or consumption, in the first phase, the money value remains constant and full-fledged purchasing capacity will be guaranteed to the people. In the second phase, when production increases in the revised economic order, money will get back its natural market value. Finally, after consumption, money will get minimum requirements of life will be guaranteed to the people. Finally, after the consumption, money will get back its actual value. Inflation will be checked and purchasing capacity and the minimum requirements of life will be guaranteed to the people. The second phase will continue for 10 to 15 years. After the expiry of this period, that is, in the third phase,
minimum requirements of life will increase and people will acquire more purchasing power. This power will increase at an accelerating rate. The printing and issuing of monetary notes having no bullion value must stop immediately. And new notes having bullion value should be issued in new colors and shapes. No monetary notes should be issued by the government from then on without a clear assurance that it is prepared to pay the requisite amount of money in gold coins. This can only be implemented by a Proutistic government. उत्पादन स्फीति पर आते हैं। उत्पादन स्फीति की समस्या को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। मुख्यतः दो अवस्थाओं में उत्पादन स्फीति हो सकती है। प्रोडक्शन इन्फ्लेशन हो सकता है। प्रथमतः वैज्ञानिक पद्धति के अबाध प्रयोग के कारण विशेष क्षेत्र या इकाई में कोई वस्तु जरूरत से ज्यादा उत्पादित होती है, तब यह अधिक उत्पादित उपभोक्ता सामग्री वितरण व्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। द्वितीयतः अचानक किसी व्यवस्था का आश्रय लेने के कारण किसी उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से उपयुक्त बाजार मिलना भी कठिन हो जाता है। अब एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि क्या इस तरह की उत्पादन स्फीति से साधारण मनुष्य की क्रय क्षमता की वृद्धि हो सकती है, अथवा क्या उनके जीवन यापन की वृद्धि स्तर उन्नत हो सकती है। साधारण परिस्थिति में इस तरह की उत्पादन स्फीति कोई बड़ी समस्या नहीं है, किंतु यह अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए बाजार प्राप्त न होने पर यह अतिरिक्त उत्पादन एक जटिल समस्या का रूप हो सकता है। 3 तरह के उपाय अपनाकर हम लोग निश्चित ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं या सामना कर सकते हैं। प्रोडक्शन इन्फ्लेशन। The problem of production inflation cannot be ignored either. Production inflation may occur in two ways. First, owing to the application of scientific method, the production of certain commodities may increase in excess of the demand or need in particular socioeconomic regions. Then it becomes a problem how such excess production or overproduction can be marketed or consumed. Secondly, it may also happen that all of a sudden, under certain circumstances, the production of commodities increase. Then it becomes difficult to find a market for such production. Now a question arises whether or not such production will increase purchasing power as well as elevate the standard of it. In general circumstances, such production is not a big problem, not a chronic problem, but if no measure is taken to find a market for such overproduction, then it may take the form of an acute problem. So this problem can be tackled by taking 3 measures. तो पहला मेजर्स है अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू होने से एक देश का अतिरिक्त उत्पादन अन्य देशों में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के मध्य भी यही उपाय लागू किया जा सकता है। भारत में पंजाब एवं हरियाणा को छोड़कर दूसरे राज्यों में दुग्ध उत्पादन में कमी आई है। दूसरे राज्यों की जनता को इस कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है। यूरोप में भी इस तरह के बहुत से देश हैं जहां अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन होता है। उस परिस्थिति में इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन की सरकारें जनता को गौ हत्या का निर्देश तक भी देती हैं, जो निश्चित ही युक्ति संगत नहीं है। तो इस हालत में यदि मुक्त व्यापार की पद्धति शुरू हो तो कम दूध उत्पादन वाले देशों एवं अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन वाले देशों के बीच एक आपसी लेन देन की पद्धति को प्रयोग में ला सकेंगे। फलस्वरूप कम उत्पादन करने वाले देश अतिरिक्त उत्पादन करने वाले देशों से अतिरिक्त दूध का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसा करने से सभी संबंधित देश भी लाभान्वित होंगे। इस मुक्त व्यापार पद्धति से मेरा यही तात्पर्य है कि इसमें किसी भी प्रकार का आयात निर्यात शुल्क नहीं लगाना चाहिए। फलतः उस तरह की उपभोक्ता सामग्रियों की कीमत कम हो जाएगी। खरीदार जनता बाजार में कम कीमतों की उपभोक्ता सामग्री खरीदकर लाभान्वित होंगे।
इसको अंग्रेजी में समझते हैं। फर्स्ट, there should be a free trade system so that overproduction can be consumed by other countries or other economic units. In India, excepting the Punjab and Haryana, there is underproduction of milk. In other states, common people can get a sufficient amount of milk, but there are many countries, such as certain European countries, where there is overproduction of milk. In England, Germany, Sweden, the authorities even give order or encourage the public to kill cows. If in these circumstances free trade is allowed among different countries, the countries having overproduction or underproduction can make respective adjustment among themselves so that the overproduction of commodities may be consumed by underproduction countries or underproducing countries. In that case, the concerned countries will be benefited. Here, free trade means that there should not be any imposition of export or import duties, and thus the prices of these commodities will be benefit to consumers when they reach the market for actual consumption. दूसरा पॉइंट है, सभी देशों में अतिरिक्त उत्पादित सामग्रियों का ठीक तरह से सुव्यवस्थित भंडारण होना जरूरी है। बंगाल के मालदा जिले में आम का अतिरिक्त उत्पादन होता है। आम चूंकि बहुत ही जल्दी सड़ने वाला फल है, तब भी उस जिले में आम के संरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए उस जिले के सभी आम उत्पादक लोग कम कीमत में ही आम बेच देते हैं। किंतु वही आम यदि ठीक ढंग से संरक्षित किया जाता और यदि वे लोग उसे 4 महीने बाद बेचते तो बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त करते। और यदि आम प्रसंस्करण का कारखाना लगाकर आम से वे लोग जेली, जैम, आमरस इत्यादि तैयार करने की व्यवस्था करें, तब वे लोग इस उपभोक्ता सामग्री को और भी बहुत दिनों तक संरक्षित रख सकेंगे। यूरोप एवं विश्व के दूसरे हिस्सों में ऐसे बहुत देश हैं जहां आम नहीं होते हैं। यदि संरक्षण की व्यवस्था निर्मित हो जाए, तब उन सब यूरोपीय देशों में सहजता पूर्वक आम बेचा जा सकता है और इस प्रकार आम उत्पादन पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम होते हैं। भारत में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां शीतकाल में पर्याप्त मात्रा में साग सब्जी उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ शीतकाल में अत्यंत ठंड होने से यूरोपीय देशों में साग सब्जी उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होती है। दृष्टांत के रूप में भारत में बंगाल में नदिया जिला को उद्धृत किया जा सकता है। इस जिला ने रानाघाट, नागो, बागो इत्यादि स्थानों में शीतकाल में कई प्रकार की सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती हैं। यदि उन सब स्थानों में प्रसंस्करण के कारखाने स्थापित किए जाएं, तब तेजी से सड़ने वाली सब्जियों को टीन के डब्बे में बंद करके आसानी से संरक्षित किया जा सकता है और तब उसे दूसरे देशों में निर्यात किया जाना संभव हो सकेगा। कोलकाता से जलपोत द्वारा यूरोप माल भेजने में ज्यादा से ज्यादा 20 दिन का समय लग सकता है। इसलिए दूसरी जगह आपूर्ति करते समय उसी तरह की फसलों के लिए उचित संरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। पान के पत्तों के व्यवसाय के लिए तदनुरूप व्यवस्था की जा सकती है। संरक्षण की उचित व्यवस्था होने पर तमलुक, मेचदा, बागनान इत्यादि स्थानों के गरीब पान उत्पादक लोग निकट भविष्य में समृद्ध जीवन यापन करने में सक्षम हो सकते हैं। इसको अंग्रेजी में समझते हैं। सेकेंडली, देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट एवरीवेयर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स which are in excess production. In Malda, for example, in Bengal, there may be overproduction of mangoes, which are perishable commodities. As there is no system of preservation, the ordinary mango growers will have to sell their mangoes at throwaway prices. But if they could sell the same products 4 months later, they would get remunerative price. Moreover, if processing factories are established, they can then produce dried mango, mango candy, mango juice, jam, etc., which can be preserved for a longer time. So there are many countries in Europe or other parts of the world where there is no mango production. If a system of preservation were available, then mangoes could easily be sold in those European countries.
and the mango growers could earn a good amount of money. In many places in India, abundant vegetables are produced in the winter season. For example, in Nadia district, at Ranaghat, Nagi, Bogo, etc. In European countries, at the same time, There cannot be any vegetable production due to the excessive cold. If vegetable processing factories could be installed in those places, then perishable vegetable products could be easily preserved by such processes as canning and exported to other countries. From Calcutta, it takes a maximum of 20 days for a ship to reach Europe. So, preservation arrangements could be made for that period. Similar arrangements could be made for betel leaf. If these were done, then the poor growers at the Tamluk, Mechda, Bagnan, etc. would be able to live a well-to-do life. तीसरा है उत्पादित उपभोक्ता सामग्रियों का और भी विभिन्न तरह से कैसे उपयोग में लाना संभव है, इसका भी रास्ता खोजकर प्राप्त कर लेना होगा। अर्थात उपभोक्ता सामग्रियों का उपयोग भी प्रगतिशील तत्व के अनुसार विभिन्न पद्धति में होना उचित है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान भारत में तीसी का उपयोग सीमित रूप से ही होता है। यदि तीसी से निकाला गया तेल दुर्गंध रहित बना दिया जाए, तब उसे बाजार में भोज्य तेल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त तीसी के पौधे से भी लिनेन सूत उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अभी पौधों को नष्ट कर दिया जाता है। भारत में भिंडी का प्रचुर उत्पादन होता है, किंतु उसका उपयोग केवल सब्जी के रूप में ही होता है। लेकिन भिंडी के बीज से तेल निकाला जा सकता है और उसे भी भोज्य तेल के रूप में बाजार में बेचा जा सकता है। वस्तुतः भिंडी के पेड़ से महीन सूत भी निर्मित करना संभव है और इस सूत से उन्नत स्तर के वस्त्रों का उत्पादन हो सकता है। बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल में जूट, जिसको कि पाट कहते हैं, उसका अतिरिक्त उत्पादन होता है। पाट यानी जूट का यह अतिरिक्त उत्पादन आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पाट विनिर्मित वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के उपयोग के द्वारा अतिरिक्त पाट की इस समस्या को सहज ही दूर किया जा सकता है। पाट से हम लोग बहुत ही पतले एवं महीन सूत तैयार करके उन्नत स्तर का वस्त्र तैयार कर सकते हैं। मुख्य व्यापार नीति को पूरे विश्व में शुरू करने में भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट, आज बहुत प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही है। इस संबंध में साम्यवादी देश एवं पूंजीवादी देश दोनों ही मुक्त व्यापार नीति का विरोध कर रहे हैं। उन दोनों के इस विरोध का कारण है कि जिससे इन लोगों के अपने अपने देशों के उद्देश्यपूर्ण स्वार्थ में चोट लगती है, किंतु दुनिया में आज मुक्त व्यापार से उज्जवल एवं सफल केंद्र के उदाहरण में कुछ अच्छे स्थानों को हम लोग देख रहे हैं, जैसे सिंगापुर है। कलकत्ता को मुक्त व्यापार केंद्र के रूप में निर्मित करने की बात उठी थी, किंतु संबंधित नेताओं की कमजोरी एवं और भी दूसरे कारणों से योजना आज तक चरितार्थ नहीं हो सकी। यदि वह किया गया होता तो बंगाल को उससे विपुल लाभ प्राप्त होता। प्रौत द्वारा संशोधित आर्थिक संरचना में किसी भी प्रकार की उपभोक्ता सामग्री के आयात निर्यात पर शुल्क लगाने की पूर्ण मनाही रहेगी। यदि उपर्युक्त विचारों को स्वीकार्य कर लिया जाए तो यह धूल धूसरित धरती ही सोने की पृथ्वी में बदल जाएगी। इसको थोड़ा अंग्रेजी में समझते हैं। थर्डली, अ न्यू diversified style of consumption should be invented. That is, consumption should be of a progressive nature and the style of consumption should be diversified. For example, there is only limited utilization of linseed at the moment in India. If the oil extracted from the linseed is deodorized, then it can be widely used as an edible oil. Also, linen thread can be manufactured from linseed plants, which generally go to waste. Okra is abundantly produced in India, but it is only used as a vegetable. Oil can be extracted from okra seeds
and this can be processed and marketed as edible oil. Also, fine thread can be manufactured from the okra plant, and good quality clothes can be prepared from that thread. In Bangladesh and West Bengal, there is a overproduction of jute, which is an acute problem. This problem can be easily tackled by diversifying the method of jute consumption. For example, we can get fine thread from raw jute to produce good quality clothes. In the existing world structure, geosentiment is an obstacle to implementation of free trade. Neither the capitalist countries nor the communist countries like the free trade system because it is detrimental to their respective self-interests. But there are some free trade zones in the world which are a very bright example of the success of this sort of system. Singapore is one such example. There was a good proposal to declare Calcutta a free trade zone, but it was not implemented for many reasons, including the failure of the concerned leaders. Bengal could have been greatly benefited by such a system. In a revised economic structure, that is Prout, there must not be any import or export duties on consumable commodities. If this is done, then this earth will converted into a golden earth. Let us go to the next. कम्यून चालित आर्थिक संरचना में उत्पादन की कमी हमेशा रहती है. इसी कारण साम्यवादी कम्युनिस्ट देशों में अपने मतवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहने के बावजूद आज भी पूंजीवादी देशों के खाद्य पदार्थों का आयात किए जा रहे हैं. वे लोग इस मुक्त व्यापार नीति का भी विरोध कर रहे हैं. शीघ्र खराब न होने वाली उपभोक्ता सामग्री एवं कच्चा माल का यदि अतिरिक्त उत्पादन हो भी जाता है तो ध्यान देना होगा कि इन सामग्रियों का निर्यात दूसरे देशों को न होने पाए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. शीघ्र खराब न होने वाली उपभोक्ता सामग्री एवं कच्चा माल का यदि अतिरिक्त उत्पादन हो भी जाता है तो ध्यान देना होगा कि इन सामग्रियों का निर्यात दूसरे देशों को न होने पाए. उसके बदले उस कच्चे माल को स्थानीय रूप से बेचने लायक तैयार माल में बदलना होगा. उदाहरण स्वरूप राढ़ का पश्चिमांश उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र, बिहार का दक्षिणांश एवं तेलंगाना कच्चे माल का बहुत ही समृद्ध स्थान है. इन सब अविकसित क्षेत्रों को उपयुक्त आर्थिक योजना के द्वारा जर्मनी के राइन के तरह विकसित क्षेत्रों में बदला जा सकता है. इन सभी पिछड़े स्थानों में कारखाना स्थापित करके कच्चे माल को बेचने योग्य तैयार माल में बदलकर दरिद्र पीड़ित आम जनता के जीवन यापन का स्तर उन्नत हो सकता है. कोई देश यदि अपना कच्चा माल बाहर निर्यात करे तब जान लेना होगा कि उस देश की आर्थिक स्थिति अस्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है. यदि उन्नतशील वैज्ञानिक विधि प्रयोग से किसी देश की कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन करना संभव होता है तो उल्लिखित उपायों के अनुसार अतिरिक्त उपभोक्ता सामग्रियों के उपभोग की विधि या व्यवहार में विविधता लाकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन की समस्या का समाधान किया जा सकता है. इस तरह जनता की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी. इस विषय पर प्रकृति के विपुल उदार प्राचुर्य साधारण जनता के जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद लाएगा. अतएव प्रौत की आर्थिक संरचना में उत्पादन स्फीति अतिरिक्त उत्पादन की कोई समस्या नहीं है. So, in the commune system suffers from the acute problem of chronic shortage of food products. So, the communist countries always import food products from capitalist countries in spite of all sorts of hue and cry raised by them regarding their isms. Therefore, they oppose the free trade system. In case there is an overproduction of non-perishable goods or raw materials, these raw materials must not be allowed to be exported to other countries. Instead, raw material must be immediately converted into manufacturing goods at the place where they are available. For example, Odisha, the western portion of Rad, certain portion of Madhya Pradesh, and certain portion of southern Bihar and Telangana are rich in different kinds of raw materials. So these economically
undeveloped places can easily be converted into advanced areas like Rhine region of Germany. Poverty-stricken people will live an influent life in factories in these areas if factories in this area convert raw materials into the manufacturing goods. The export of raw material is a sign of an unhealthy economy in a country. If overproduction is caused due to the scientific application of improved methods in an industry and agriculture, such as good manufacturing, then consumption may be adjusted through different methods as suggested above. So this will also increase the purchasing power of the people. In such a stage, the bountifulness of the nature will ultimately prove to be a boon for the common people. Hence, in a Proutistic structure, production inflation would not be regarded as a problem. Prout सभी रोगों का मकर ध्वज. So Prout is the solution of everything. मानव समाज के सुसंतुलित सर्वात्मक विकास के लिए प्रौत सभी रोगों का एकमात्र मकर ध्वज है, औषधि है, सॉल्यूशन है. अर्थव्यवस्था में संपूर्ण पुनर्विन्यास करके प्रौत समाज आर्थिक जीवन में भारगत भारसाम्य एवं शक्तिगत भारसाम्य लेकर आएगा. प्रौत को छोड़ देने पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की दुख दुर्दशा से मुक्ति पाने की आशा स्वप्न ही रह जाएगी. इसके अलावा प्रौत वाहिक एवं आभ्यंतरीण जड़ता या गतिहीनता स्टैटिसिटी की त्रुटि से पूर्ण रूपेण मुक्त एवं गतिशील तत्व है. केवल प्रौत ही विश्व को मंदी से बचा सकता है. पूंजीवाद में वाहिक एवं आभ्यंतरीण गतिहीनता है. साम्यवाद में भी व्यापक एवं गंभीर परिणाम में उनकी अंतर्निहित गतिहीनता है. प्रौत इन सबसे विमुक्त है. लोग समाज की इस त्रुटि से पीड़ित होंगे. यही त्रुटियां ही निकट भविष्य में दुनिया के सभी तरह के मतवादों को समाप्त करेंगी. इसलिए बुद्धिमान लोगों को वर्तमान समय का ठीक से सद्व्यवहार करना चाहिए. आज हम लोग वैश्य युग के अवसान काल में करीब पहुंच गए हैं. यदि अभी एक बड़ी तरंग उत्पन्न किया जाए तो उत्पीड़ित दुख ही लोगों के भाग्य परिवर्तन में मदद करेगा. यही स्वर्णिम अवसर प्राप्ति का सही समय है. यह सर्वात्मक क्रांति करने के लिए इसका प्रयोग करना है. प्रौत विचारधारा या दर्शन का एक यह उपदर्शन है जिसे हम लोग गति विज्ञान या साइंस ऑफ डायनेमिक्स नाम से पुकार सकते हैं. Prout is the panacea for integrated progress of human society. It aims to bring about equilibrium and equipoise in all aspects of socio-economic life through totally restructuring economics. Without Prout, socio-economic emancipation will remain a utopian dream. Only Prout can save the world from depression. Furthermore, only Prout is free from the inherent staticity. In capitalism, there is an inherent staticity. In communism, there is extensive and intensive innate staticity. People suffer from the ailments of staticity. These ailments will destroy all forms of ism in the very near future. Wise people should utilize this moment. We are near the last stage of the Vaishyan era. If an impact is created, it will help the suffering humanity. It will be the most opportune moment. It is the most opportune moment for creating an all-round revolution. This is a new sub-theory under Proutistic theory and may be called Gati Vigyan or the science of dynamics in Prout. 5 principles of decentralized economy and cooperative. 1. All the resources in a socio-economic unit should be controlled by the local people. 2. Production should be based on consumption and not profit. 3. Local people must be employed in local economic enterprises. 4. Commodities which are not locally produced should be removed from the local market. 5. Production and distribution should be organized through cooperative. Now, what cooperative stands for? C stands for
coordinated cooperation, and not subordinated cooperation. O stands for one of the 5 principles of decentralized economy. Another O stands for one of the principles that oppose capitalism and communism. P stands for the principles of cooperative promotion on common social and economical interest, producers, distributors, and consumers cooperative. E stands for essential commodities, demi-essential commodities, and non-essential commodities. All are produced through cooperative. R stands for revolution in science, agriculture, industry, and economics. A, agriculture and farmer cooperatives, agrico industries. T stands for 3 principles of cooperatives, 3 factors for successful cooperatives, that is morality, strong supervision, and wholehearted acceptance. And V for voluntarism. E, equity, equal human prestige, mutual respect for each other, each working for the welfare of others. Here are different types of cooperatives like satellite cooperatives, intellectual cooperatives, service cooperatives, physician cooperatives, family cooperatives, housing cooperatives, banking cooperatives, marketing cooperatives, producers and consumers and distributors cooperatives, cooperative movements, cooperative union, cooperative management.